रील्स वाली बहू। प्रज्ञा को रील्स बनाने का बड़ा ही क्रेज है और वो दिन भर रील्स बनाती रहती है। खाते पीते घूमते फिरते घर में कॉलेज में रील्स बनाने के कारण प्रज्ञा पूरे कॉलेज में हाईलाइटेड है। जहां उसकी रील्स सभी को पसंद आते हैं, वहीं मनीषा चिंता में डूबी रहती है। एक रोज जब खाते हुए प्रज्ञा रील्स बना रही होती है, तब मनीषा कहती है, 1 मिनट भी चैन नहीं है इस लड़की को। ये नहीं कि खाना तो आराम से खा ले, लेकिन नहीं, अरे थोड़ी देर रील्स नहीं बनाओगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अरे मम्मी, इसी को तो कहते हैं डिटर्मिनेशन। तुम नहीं समझोगी ये सब। भगवान, इस लड़की को सद्बुद्धि दे। जब देखो तब टेढ़ा बाका मुंह बनाती रहती है। मनीषा की बात का प्रज्ञा पर जरा भी असर नहीं होता और वो खाते खाते रील्स बनाती रहती है। दिन बीतने लगते हैं और देखते देखते प्रज्ञा का कॉलेज भी खत्म हो जाता है। आए दिन कोई ना कोई मनीषा को प्रज्ञा की शादी करवाने का सुझाव दी जाता है। सब ठीक ही कहते हैं, प्रज्ञा की शादी कर देनी चाहिए। अपने घर के काम काज में व्यस्त हो जाएगी तो खुद ही ये रील्स और नाच गाना बंद हो जाएगा। मनीषा और प्रेम प्रज्ञा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने लगते हैं और तभी विकी का रिश्ता प्रज्ञा के लिए आता है, जिसने प्रज्ञा को उसकी रील्स देखकर पसंद कर लिया था। अगले दिन विकी अपने माता पिता के साथ प्रज्ञा के घर पहुंच जाता है और प्रज्ञा साड़ी पहने हाथों में चाय की ट्रे लिए उनके सामने आती है। जब विकी को पसंद है तो हमें भी बहू पसंद है। बहन जी, आप बारात की तैयारी कीजिए। एक बार लड़का लड़की अकेले में बात कर ले तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मनीषा विकी को प्रज्ञा के कमरे में भेजती है, जहां प्रज्ञा पहले से ही रील्स बना रही होती है। तभी विकी कहता है, आ गए आपके साजन जी। हमारे साथ ये रील्स कंप्लीट करती तो और भी अच्छा रहता। अच्छा जी, अब आ ही गए हैं तो बना ही लेती हूँ आपके साथ। दोनों मिलकर रील्स बनाते हैं। जब वी मीट और तुरंत पोस्ट भी कर देते हैं। फिर विकी कहता है, जब आप साड़ी में चाय लेकर आए तब मुझे लगा कि कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया। अब सही है। दोनों की शादी पक्की हो जाती है और शादी के दिन भी प्रज्ञा रील्स बनाने से चूकती नहीं। यहाँ तक कि बारात के समय भी नाचते हुए रील्स बनाती है। सभी लोग प्रज्ञा की तारीफ के पुल बांध देते हैं और प्रज्ञा नाचती गाती अपने ससुराल चली जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। प्रज्ञा यहाँ भी दिन भर हर चीज की रील्स बनाती रहती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब सुनीता कहती है, बहू, ये रील्स के साथ साथ कुछ काम भी कर लिया करो। वैसे तुझे और क्या क्या बनाना आता है? मम्मी जी, वैसे तो सब कहते हैं कि मैं सब कुछ अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मैगी अच्छा बना लेती हूँ। हाँ, कॉफी भी अच्छा बना लेती हूँ और मुंह तो सबसे अच्छा बना लेती हूँ। हैं? अच्छा अच्छा। सुनीता अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है, बहू, कुछ खाना बनाना भी सीख लेती। मम्मी जी, मैं लंबी प्लानिंग कर रही हूँ। जल्दी ही मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी कि मुझे पैसे मिलने लगेंगे। हम दोनों सास बहू राज करेंगे, राज नौकर काम करेंगे और लोगों की तो लाइन लगेगी हमसे मिलने के लिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? हंसी मजाक तक ठीक है, लेकिन इस तरह घर नहीं चलते। जितना जल्दी हो इस घर के तौर तरीकों को सीख लो। प्रज्ञा मुंह घुमाकर चली जाती है और तुरंत उसी वक्त एक रील बनाती है। ये देख सुनीता का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और विकी के घर आती ही सुनीता उसे सब कुछ बताती है। विकी भी अब प्रज्ञा की इन हरकतों से परेशान हो जाता है। तुम टेंशन मत लो मम्मा, मैं देख लूंगा। विकी कमरे में जाता है तो देखता है कि प्रज्ञा रील्स बना रही है। विकी बड़े ही प्यार से प्रज्ञा से कहता है, प्रज्ञा, इन सब के लिए मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हर वक्त तो ये अच्छा नहीं लगता ना। समझने की कोशिश करो, मुझे भी तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए। मैं जब ऑफिस से आता हूँ तो मुझे समय देने की जगह इसी में लगी रहती है। तुम ज्यादा ही सोच रहे हो।
तुम भी मेरे साथ रील्स बनाओ ना, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें इज्जत से कोई बात समझ में नहीं आती क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा इस चकाचौंध से। अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। तुम ही रिश्ता लेकर आए थे, मुझे लड़कों की कमी नहीं थी और ना आज है। विकी दरवाजा पटककर चला जाता है। धीरे धीरे विकी प्रज्ञा से दूर होता जाता है। एक रोज मनीषा प्रज्ञा के ससुराल उससे मिलने जाती है। तब सुनीता उससे कहती है, बहन जी अब आई हैं तो कुछ दिन यहाँ रहकर जाइएगा, आप ही का घर है। हाँ मम्मी, बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ एक भी रील नहीं बनाई मैंने। प्रज्ञा तुरंत अपने फोन में रील्स ऑन कर लेती है। ये सब मुझसे नहीं होता। तेरा ये भूत अभी तक नहीं उतरा क्या? बहन जी आप कुछ कहती नहीं क्या इसे? जब आप ही कुछ नहीं कर पाई तो मैं कर ही क्या सकती हूँ। सास तो वैसी ही बदनाम है। शाम को घर की लाइट चली जाती है और मनीषा प्रज्ञा से कहती है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, तू लाइट का कुछ इंतजाम करना बेटा। अच्छा कैंडल जला देती हूँ मम्मा। प्रज्ञा गाते हुए कैंडल जलाती है और खिड़की के पर्दे के पास रख देती है। मनीषा जिसे बहुत दर्द हो रहा है वो सो जाती है और प्रज्ञा हमेशा की तरह अपने रील्स में लग जाती है। उधर कैंडल की वजह से पर्दा आग पकड़ लेता है और मनीषा के कमरे में आग लग जाती है। बचाओ, कोई है बचाओ। सभी भागते हैं और विकी कमरे की आग बुझाने में लग जाता है, लेकिन तब तक मनीषा आधी जल चुकी थी। मनीषा की हालत देख प्रज्ञा रोने लगती है। विकी मनीषा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और उसे एडमिट कराता है। विकी प्रज्ञा से कहता है, देख लिया ना, तुम्हारे इस नाच गाने की वजह से आज तुम्हारी माँ की जान जाते जाते रह गई। अब पता नहीं तुम और क्या चाहती हो। उधर डॉक्टर कहते हैं, इनकी हालत बहुत नाजुक है, आधे से ज्यादा जल चुकी है। प्रज्ञा रोती हुई मंदिर में जाती है और भगवान के आगे जाकर कहती है, भगवान मेरी माँ को ठीक कर दो, मैं कसम खाती हूँ हाथ से ये रील्स बनाना छोड़ दूंगी, बस मुझे मेरी माँ वापस मिल जाए। 2 दिन बीत जाते हैं और मनीषा खतरे से बाहर आ जाती है। पेशेंट अब ठीक है, आप लोग उनसे मिल सकते हो। सब कोई मनीषा से मिलता है और प्रज्ञा सबके सामने अपना फोन तोड़ देती है। मुझे माफ कर दो मम्मा, मैंने तुम लोगों की बातों को नजरअंदाज किया। बेटा कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खराब है। मैंने तुम्हें रील्स बनाने से कभी मना नहीं किया, लेकिन हर वक्त एक ही चीज तो सही नहीं है। मैं समझ गई हूँ मम्मा, आई एम सॉरी। प्रज्ञा उस दिन से रील्स बनाना छोड़ देती है और पूरी तरह से अपने घर में लग जाती है। पीले दांत वाली बहू। रंजना कभी ब्रश नहीं करती थी। उसे कितनी बार उसके माँ बाप ने डांटा, लेकिन उसका कोई असर उस पर होता ही नहीं था, जिस कारण से उसके दांत पीले पीले हो जाते हैं। शादी के बाद अरे बहू, वैसे तो तुझ में कोई कमी नहीं है, पर तेरे दांत इतने पीले कैसे हैं बेटा? कैसे मतलब? कोई सर्जरी थोड़ी ना कराइए। वो तो क्या नाम, मैं ब्रश नहीं करती थी तो पीले हो गए। अब क्या करूं? आप कहें तो लाल करवा लूं या फिर काले? यार ये क्या है, क्यों माँ से लड़ रही हो? लड़ रही हूँ? अरे मैं लड़ रही हूँ या ये बोल रही है कि दांत पीले हैं, पीले। अरे तपस्या थोड़ी ना की है इन्हें पीले करने के लिए। बकायदा ब्रश नहीं किया है 20 साल तक, तब जाकर। छी, कैसी बात कर रही हो? ये उस वक्त तो पीले नहीं थे जब हम लोग तुम्हें देखने आए थे। अरे तब साफ करवा लिया होगा डेंटिस्ट के पास जाकर। अब देखो कैसे पीले पीले लग रहे हैं। रंजना सास की तरफ गुस्से से देखती है। फिर शुरू हो गई पीले पीले पीले। अरे पीले तो तब भी थे जब मेरे हाथ का रसगुल्ला उड़ा उड़ा कर खा रही थी और बोल रही थी,
लड़की नहीं, गुणों का खजाना दे रहे हैं भाई साहब आप। खैर, अब वो लोग करते भी तो क्या करते, पीले दांत वाली बहू पल्ले पड़ी थी तो झेलना तो था ही। एक दिन कीर्तन में रंजना गाना गा रही थी। अरे कमला बहन, माँ का द्वार है, यहाँ तो सब शुद्ध होकर आते हैं, फिर अपनी बहू को ब्रश भी नहीं करवाती तुम। दूर से पीले पीले दांत भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अरे कोई 2 साल की बच्ची थोड़ी ना लेकर आई हूँ मैं बहू बनाकर, अच्छी खासी लड़की है। अरे कैसे करवाऊं ब्रश, ये तो उसे खुद करना चाहिए ना। अब माँ बाप तो इसके जैसे तैसे निपटा दिए, ये नहीं सोचा कि सास कैसे संभालेगी। सास बहू को लेकर घर आ जाती है, लेकिन सोच लेती है कि अब इसे लेकर कहीं नहीं जाएगी। अगले रोज बहू कहती है, अरे क्या हो गया, मंदिर नहीं जाना क्या? कीर्तन का वक्त हो रहा है। मेरी मधुर वाणी से कान्हा जी जागते हैं और सोते हैं। आप तो जानती है ना उनकी भक्ति में कितना मन लगता है मेरा। वो क्या है ना, तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी, आराम करूंगी मैं। तबीयत ठीक नहीं लग रही? अभी तो मिथुन के गाने पर नाच रही थी आप, और अब बोल रही है कि तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे भक्ति में मन लगा लो सासू माँ, ऊपर जाना है, क्या मुंह दिखाओगी आप? हाँ, सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, इसकी चिंता तो ना कर, समझी? अपने मुंह की चिंता कर, जो ये पीले पीले दांत लेकर हर जगह पहुंच जाती है। पता है लोग कितना मजाक बनाते हैं। ना जी ना, मैं नहीं जाना कहीं तेरे साथ। तो ये बात है। कोई ना, मत जाओ, मैं अपने कमरे में ही बैठकर भक्ति कर लूंगी। ऊपर वाला दांत थोड़ी ना देखता है, मन देखता है, भावना देखता है। और अरे बस बस, तू सब कुछ दिखा, बस ये सफेद चमकदार दांत ना दिखाना किसी को, है? जा यहाँ से। बहू को सास की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जैसी थी वैसी ही रह जाती है। सुबह नहाकर किचन में खाना बनाना, फिर खाना खाना, कीर्तन भजन करना और सो जाना। एक दिन, माँ जी मैं सहेली के घर जा रही हूँ, शाम को लेट आऊंगी। हाँ हाँ, तो जाना, मैंने कौन सा तेरी आरती करनी है घर पर बैठकर। रंजना सहेली के घर जाती है, जहाँ वो पार्टी में जाने की तैयारी कर रही होती है। अरे शिखा, कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? मैं गलत वक्त पर आ गई क्या? अरे नहीं यार, उल्टा सही वक्त पर आ गया। मैंने ये साड़ी और ज्वेलरी निकाली है यार, शाम को इनके ऑफिस की एक पार्टी में जाना है। बताना कैसा लग रहा है ये सब? नहीं यार, इस ड्रेस के साथ तो वो वाली ज्वेलरी अच्छी लगेगी। हाँ हाँ, सही बोल रही है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वैसे तो हमेशा से मस्त फैशन सेंस रखती है। तो बड़ा जाती होगी ना पति के साथ पार्टी में। रंजना कुछ नहीं बोलती, बस सोचती है कि यार काश ये बात सही हो जाती, पर मैं क्यों नहीं जाती पार्टी में? क्या इन लोगों की कोई पार्टी होती नहीं होगी? रंजना घर आती है और रात में पति से सवाल करती है, एक बात बताइए, आप मुझे किसी पार्टी में क्यों नहीं ले जाते? क्या आपकी यहाँ ऑफिस में पार्टी नहीं होती? पति बेचारा क्या कहता कि दांत पीले हैं तुम्हारे इसलिए। अरे कोई पार्टी होती नहीं हम लोगों के ऑफिस में, तो कहाँ से लेकर जाऊं? और मार्केट, मॉल, कहीं वीकेंड घूमना, कहीं तो। अरे यार, सारे हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, तो सोचता हूँ कि आराम ही कर लूं। क्यों? रंजना मन मार के रह जाती है। पहले कभी सास के साथ मंदिर जाया करती थी, लेकिन वो भी सास ने ले जाना बंद कर दिया। घर बैठी बैठी रंजना बोर हो जाती है। तभी उसे आइडिया आता है और वो मायके जाने का सोचती है। सासू माँ, 2 दिनों के लिए मम्मी के घर जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, आराम से जा। और हाँ, माँ से कुछ अच्छी आदत सीख कर आना कि कैसे शरीर के हर भाग की तरह दांतों की सफाई भी जरूरी होती है, समझी? शुरू हो गई ना आप। वो लोग आपकी तरह नहीं है कि छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना दे। उन लोगों के लिए मैं मायने रखती हूँ, ना कि मेरे पीले पीले दांत। रंजना माँ को बिना बताए उन लोगों को सरप्राइज देती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचती है, अंदर देखती है कि घर वाले कहीं जा रहे होते हैं। अब माँ, काश रंजना दीदी के दांतों वाली प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो भी हम लोगों के साथ चलती ना बुआ जी की बेटी की शादी में। हाँ बेटा, लेकिन अब उसे कौन समझाए कि उसको उसके पीले दांत नहीं दिखते।
लेकिन उसके आसपास के लोगों को कितना एम्बैरेसिंग फील कराते हैं। मुझे तो कितनी बार उसके स्कूल की टीचर ने शिकायत की कि उसके साथ कोई लड़की बैठना भी नहीं चाहती और ना ही कॉलेज में कोई उससे बात करना चाहता था। लेकिन पता नहीं क्यों उसे ये बात समझ में ही नहीं आती। कोई कमी नहीं है उस लड़की में, बस यही कि दांत पीले हैं। वो तो भला हो जीजा जी और उनकी माँ का, जो दीदी को जैसी है वैसे ही रखा हुआ है। रंजना को अपने घर वालों की बात सुनकर बहुत दुख होता है। वो सोचती है कि वो क्या करे, लेकिन फिर वो सीधा डेंटिस्ट के पास जाती है, अपने दांत चमकाती है और कसम खाती है कि वो रोज ब्रश करेगी। अरे क्या हो गया? तुम तो 2 दिनों के लिए गई थी ना। पर कोई ना, अच्छा है, चलो आ गई तो। रंजना सास के सामने आकर खड़ी हो जाती है और पूरी स्माइल करती है, उसके चमकदार दांतों को दिखाती हुई। हैं? चले मंदिर। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को बहुत एम्बैरेसिंग फील करवाया। मैं आज से रोज ब्रश करूंगी। बहू का नेग। शीना को उसके ससुराल वालों ने एक शादी में पसंद कर लिया था। अरे वो लड़की तो बड़ी प्यारी है, मेरे बेटे अमन के लिए बात चलाओ ना। बस फिर क्या था, किसी रिश्तेदार के दखल से दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शीना की सास पारुल और उसकी देवरानी आसपास ही रहते थे। शादी के बाद शीना कहती है, सुनिए जी, ये चौका छूने की क्या रस्म होती है, जानते हैं क्या आप? अरे नहीं यार, हाँ पर मम्मी को चाची से बोलते सुना था कि आज तुमको किचन की जिम्मेदारी देंगे, तो वो लोग आ रहे हैं खाना खाने हमारे घर। हे भगवान, ये कैसी रस्म है? साड़ी पहनकर किचन में खाना बनाना, ये तो कंप्यूटर की कोड को डिकोड करने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। अरे चिंता क्यों करती हो, माँ है ना, सब संभाल लेंगी, वो बहुत समझदार है। शीना को भी पति की बात ठीक लगती है। वहीं घर पर शीना की चाची सास, ससुर और उनकी बहू खाने पर पहुंचते हैं। शीना की चाची सास उसकी सास से कहती है, अरे कहाँ है दीदी? आप अभी भी किचन में हैं क्या? रस्म बहू की है या आपकी? चाची की बहू कहती है, और हमारी चौका छूने की रस्म थी तो हम तो सुबह 4 बजे ही किचन में पहुंच गए थे। अरे तेरी ताई ने सर पर चढ़ा रखा है बहू को। शीना सबकी बात सुने बगैर सामने आती है। अरे आज तो तेरी चौका छूने की रस्म थी ना, तुम ही देर से आई हो। वो चाची, मुझे ना साड़ी बांधने में देर हो गई। तो वक्त से उठा करो ना। पता है जब नई शादी है, रस्में होनी है, तो फिर थोड़ा कम आराम कर लोगी तो कुछ घट नहीं जाएगा। शीना की सास को बहुत बुरा लगता है कि चाची उसकी बहू से ऐसे बात कर रही है। अरे शीना, चलो किचन में, मैं तुम्हें समझा देती हूँ कि कैसे क्या करना है। देखो, मैंने सब बनाकर यहाँ रख दिया है, तुम्हें सिर्फ हलवा बनाना है, उसकी भी पूरी तैयारी कर दी है बेटा। बस किशमिश डालकर हलवा में मिलाकर लेकर आ जाना। बस फिर क्या था, एक एक कर शीना सारा खाना टेबल पर लगा देती है। अरे बहू ने इतना सब बना दिया, वाह जी वाह। तभी शीना बोल देती है, नहीं नहीं चाची, ये सब तो माँ ने बनाया है, मैंने तो सिर्फ इसे टेबल पर लगाया है। वो साड़ी पहनकर काम करना अभी थोड़ा मुश्किल होगा ना। चाची सास तो सुनकर मानो बिफर ही जाती है। ये क्या बात हुई दीदी? मैं जब शादी कर कर आई थी तो आप बड़ी थी, पर किचन में ना आप आई और ना माँ जी। हाँ, क्योंकि उस वक्त मैं बहू थी और मुझे सास के हिसाब से काम करना था। लेकिन अब मैं सास हूं तो मैं बहू को वैसे ही बनाऊंगी ना, जैसा कभी मैं बनना चाहती थी। खैर, चाची सास खाना खाकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद, अरे शीना, ये क्या पहन रखा है?
हे भगवान, इस परिवार में क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ छोटी, इतना क्यों चिल्ला रही हो? इसने पहना क्या है? अरे दीदी, क्यों इतनी छूट दे रही हो? शीना जो कि सलवार सूट पहने खड़ी थी, चाची के गुस्से को देखते ही अंदर चली जाती है। देख छोटी, हम दोनों को आज की बहुओं से तुलना नहीं करनी चाहिए। वो दौर अलग था, आज का वक्त अलग है। देखिए दीदी, ये तो परंपरा है, हमारी सास ने हमें दी और आगे हमें अपनी बहुओं को देना है। ये क्या लगा रखा है आपने? आप तो पूरी संस्कृति ही खराब कर रही हैं। ये बोलकर चाची सास वहां से चली जाती हैं। शीना की सास चाची की बात से परेशान होकर रोने लगती है। तभी उसका पति वहां आ जाता है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, फिर तुम्हारी देवरानी तुमको ताने देकर चली गई है क्या? हाँ, पता नहीं मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं, पर मुझे तो बहू के सूट पहनने में कुछ गलत नहीं लगता। अरे लोगों की बहुएं तो न जाने क्या क्या पहनकर घूम रही हैं। मैं तो उसे भी बुरा नहीं मानती। ये क्या मेरी गलती है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने किए फैसले का सम्मान करो। ठीक है सब। कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर आता है शीना का पहला करवा चौथ। अरे शीना बेटा, यह त्योहार हमारे घर में बहुत मायने रखता है। तुम शाम की पूजा के लिए अच्छे से तैयार हो जाना। और सुनो, चाची सास और उनकी बहू भी यहाँ आएंगी पूजा के लिए, तो खाना भी बनाना है, वो मैं बना लेती हूँ। तुम बस आज के दिन साड़ी पहनना बेटा। शीना समझ नहीं पाती है कि चाची सास के आने पर उसकी सास उसे साड़ी पहनने को क्यों बोलती है। नहीं नहीं माँ जी, मैं सारा खाना बना लूंगी, आप उसकी चिंता ना करिए, अब तो मैंने सब कुछ सीख लिया है। शीना की सास उसकी बात पर खुश हो जाती है। छोटी को पता न चले कि मेरी बहू घर में सूट पहनती है, तो मैंने आज साड़ी पहनने को बोल दिया। क्यों लोगों को बिना वजह बात बनाने का मौका दें। शाम को सब पूजा पाठ करके बैठे होते हैं कि चाची सास की बहू चाची सास से कहती है, माँ जी, आज के दिन तो आप लोगों के घर बहुओं को नेक दिया जाता है ना। हाँ हाँ बहू, बोलना, तुझे तेरी सास से क्या चाहिए? हाँ शीना बेटा, तू भी बता दे कि तुझे क्या चाहिए। मम्मी जी, मुझे ना आपका वो रानी हार चाहिए जो आपने अभी पहना है। चाची सास थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ हाँ हाँ, ले लेना, सब तेरा ही तो है। तुझे कौन सा हार चाहिए बहू? माँ जी, मुझे नेक में आपसे परमिशन चाहिए कि आप मुझे नौकरी की इजाजत दें। आप तो जानती हैं कि मैं और ये एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में साथ में थे, लेकिन आज वो कहाँ है और मैं कहाँ। वाह जी वाह, ये भी सुनना बाकी रह गया था। इस खानदान की बहू नौकरी करने बाहर जाएगी। और मैं भी तो इंटर पास हूँ, पूरे सेकंड डिवीजन, लेकिन कभी मजाल है कि नौकरी की बात की हो। पर दीदी, मैंने एमबीए किया है, वो भी बड़े संस्थान से। तभी शीना का पति और ससुर भी वहां आ जाते हैं। देखो बेटा, मैं वही सोच रहा था कि तुम नौकरी करने के लिए क्यों नहीं बोल रही हो। मुझे लगा शायद तुम नौकरी करना नहीं चाहती हो। नहीं पापा, वो तो हमेशा से ही कुछ नाम कमाना चाहती है। अपने माता पिता को भी इसने कहा था कि वो आप लोगों को अपनी तरह से समझ लेगी। सास को शांत दिखकर शीना कहती है, मम्मी जी, मैं वादा करती हूँ, घर का सारा काम करके ही ऑफिस जाऊंगी। खाना पीना किसी भी चीज के लिए घर वालों को परेशानी नहीं होने दूंगी। वक्त से पहले उठूंगी और काम वाली को भी हटवा दूंगी। शीना की बात सुनकर सास हंस पड़ती है। अरे शीना, ये ज्यादा हो गया हाँ। बिल्कुल काम करो बेटा, पढ़ी लिखी हो, नौकरी में अच्छा कर सकती हो। जरूर बेटा, दिया तुम्हें तुम्हारा नेग। हाँ, पुरानी परंपरा जरूरी नहीं कि अच्छी ही हो, कभी कभी बदलाव लाना भी जरूरी होता है, जिसे देर से ही सही लेकिन समाज अपना ही लेता है।
घुंघराले बाल। राइना बचपन से ही खूब सुंदर थी। उसके लंबे लंबे घुंघराले बाल से हमेशा उसका चेहरा ढका रहता। अरे भूतनी बनकर घूमती रहती है, चल तेरे बाल कटवा दूं। अच्छा, क्यों भला? स्कूल में तो सारा वक्त बांधकर घूमना पड़ता था। अब तो मैं कॉलेज जाऊंगी और बाल खोल कर घूमूंगी। हाँ। अरे ये बाल देख रही है, ऐसे लगता है जैसे मधुमक्खी का छत्ता। खैर, घने घने घुंघराले बालों से राइना सुंदर तो लगती, लेकिन उसे संभालना उसके लिए बड़ा काम था। माँ, अरे माँ, शैम्पू खत्म हो गया है। इस बार वो वाला लाना ना, जो घुंघराले बालों को और बाउंसी बनाता है। माँ ले आना, हाँ जरूर से। कल मेरा कॉलेज का पहला दिन है। मैं चाहती हूँ सब मुझे देखकर जले। अगले दिन राइना कॉलेज पहुंचती है, जहाँ एक लड़का उसे छेड़ते हुए कहता है, अरे लगता है चाउमीन में सोया सॉस कुछ ज्यादा ही गिर गया। अरे मुझे तो चेहरा दिख ही नहीं रहा। लड़कियां भी राइना का मजाक उड़ाती है। अरे यार, ये कंगना की कॉपी करके कौन आया है? लोकल कंगना और कौन? राइना को सभी पर गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। स्कूल में तो बाल बंधे ही रहते थे, लेकिन कॉलेज में राइना एक लड़की से कहती है, हाय, मेरा नाम राइना है। मुझे आर्ट्स डिपार्टमेंट में जाना है। कहाँ से है रास्ता? अपने बाल हटा कर देखो, सामने ही बोर्ड लगा है। राइना को कॉलेज में भी दोस्त बनाने में दिक्कत आ रही थी। वो रोते रोते घर आ जाती है। माँ, मैं क्या करूँ? आज तो सारा दिन लोगों ने न जाने क्या क्या बोलकर मेरा मजाक ही बना कर रख दिया। माँ प्लीज कुछ करो ना मेरे बालों का। मैंने तो पहले ही कहा था कटा दे, पर तू। अरे कटाने से क्या होगा, उल्टा जो थोड़े बांध कर ये इन्हें समेट सकती है ना, वो भी नहीं कर पाएगी। तो क्या मेरी कोई दोस्त नहीं बनेगी कॉलेज में, या मैं हमेशा लोगों के मजाक का ही शिकार होती रहूंगी? राइना जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसका छोटा भाई आ जाता है और राइना के बालों के बीच एक पेंसिल छुपा देता है। तभी उसका दोस्त भी पीछे से आ जाता है। अरे ढूंढो ढूंढो, कहाँ है पेंसिल? मैं नहीं बताऊंगा। दोस्त काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे पेंसिल नहीं मिलती। वो वहाँ से चला जाता है। थैंक्स दी, आज आपके बालों ने तो मुझे बचा ही लिया। अच्छा, बहुत दिनों के बाद बालों को लेकर कुछ अच्छा सुनने को मिला। मुझे भी पहले लगता था कि मेरे बाल सबसे सुंदर है, लेकिन अब पता चला। अरे क्या पता चला, क्या हो गया? देख, किसी भी चीज के ना दो पहलू होते हैं। या तो तुम बालों से ही लोगों का मन जीतो, या फिर रोती रहो। अब ऐसे घने बाल तो तुम्हें भगवान ने दिए हैं। राइना को पिता की बात समझ में आ जाती है। वो सोच लेती है कि जिन बालों के कारण वो कॉलेज में एक भी दोस्त नहीं बना पा रही है, उन्हीं बालों से वो दोस्तों की लाइन लगवा देगी। अगले दिन कॉलेज में डेस्क में राइना बालों को आगे कर लेती है और लोगों को लगता है कि राइना का चेहरा पीछे है, लेकिन राइना घने घुंघराले बालों को हटाकर हंसने लगती है। देखा मेरे बालों का कमाल? इससे मेरा चेहरा भी नहीं दिखता और मैं चलती क्लास में सो भी सकती हूँ। सभी राइना को देखकर हंसने लगते हैं। क्लास में परीक्षा चल रही होती है, तो राइना अपने बालों में चीटिंग के पेपर छुपा छुपा कर आसपास के बच्चों की मदद भी कर देती है, जिसके बाद से तो राइना क्लास की हीरोइन बन जाती है। वाह राइना, तेरे बाल तो बहुत कमाल के हैं। मैं तो इन्हीं के कारण पास हो गई। और पता है, मैं तो अपने काम का सामान राइना के बालों के बीच में ही फंसा देती हूँ। जैसे जैसे काम होता है वैसे वैसे इस्तेमाल करती हूँ। अब तो क्लास में हर कोई राइना के साथ बैठने की जिद करता। राइना में इसे लेकर घमंड आ जाता है। उसे लगता है कि वही क्लास की सबसे डिमांडिंग लड़की है। फिर एक दिन, मैं इस कॉलेज में नई नई आई हूँ, क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? मैं? ओह सॉरी, मैं इस क्लास की सबसे डिमांडिंग लड़की हूँ। हर कोई मेरे साथ ही रहना चाहता है। एक काम करो ना, वो पीछे की सीट दिख रही है, जाओ जाकर वहीं बैठ जाओ। लड़की को राइना की बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो करती भी तो क्या, जाकर चुपचाप पीछे की सीट पर बैठ जाती है। तो आज का लेसन सबने याद किया है ना बराबर से? जितनी भी चीटिंग करने वाली लड़कियां थी, वो राइना के पीछे जाकर बैठ जाती है और जोर से चिल्लाती है, जी मैम,
सब कुछ याद है, कहीं से भी पूछ लो, हम तो मास्टर हैं मास्टर। क्यों? ये बोलकर वो रायना के कंधे पर हाथ रख देती हैं। रायना भी खुश होती है कि कॉलेज की सबसे स्मार्ट लड़कियों का ग्रुप उसका दोस्त है। पीछे बैठी वो लड़की देखती है कि कैसे मैडम के सवाल लड़कियां रायना के सर को देखकर दे रही है। शाबाश, मुझे खुशी है कि तुम लोग इतनी अच्छी पढ़ाई करने लगी हो। मैं प्रिंसिपल से कहकर तुम लोगों की स्कॉलरशिप की बात करूंगी, जिससे तुम लोगों के माता पिता का पैसा जो फीस में लग रहा है वो बच जाए। सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं। टीचर के जाने के बाद एक लड़की कहती है, गर्ल्स, अब हम लोग ना सिर्फ सबसे स्मार्ट बल्कि सबसे इंटेलिजेंट भी हो गए हैं। इसी बात पर आने वाले संडे को मेरे घर पर पार्टी, सबको आना है, ओके? सभी लड़कियां पार्टी के लिए एक्साइटेड हो जाती हैं। रायना भी। माँ, मेरे कॉलेज की सबसे स्मार्ट लड़की ने पार्टी रखी है संडे को। मैं भी वहाँ सबसे अच्छी दिखना चाहती हूँ, लेकिन ये बाल। घुंघराले बालों का तो कर भी क्या सकती है। तभी उन लोगों की नजर पार्लर के एक इश्तिहार पर पड़ती है जो 3000 रुपए में बाल स्ट्रेट कर रहा था। माँ, मुझे पैसे देना, मैं बाल सीधे करवा कर आती हूँ। संडे को पार्टी में सबसे अच्छी लगूंगी। बस फिर क्या था, अपने घुंघराले बालों को रायना पार्लर जाकर स्ट्रेट यानी कि सीधा करवा लेती है। और फिर पार्टी वाले दिन, हाय गर्ल्स, कैसी लग रही हूँ मैं? ओह नो, शिट, ये क्या करवा लिया बालों का हाल? और जिसके घर पार्टी थी वो लड़की, अरे ये क्या करवा लिया? तुम्हें मालूम नहीं है, जिस बालों में चीटिंग रखकर हम लोग टीचर के अगर इम्प्रेशन जमाते थे, उन बालों को तुमने। अरे हमें तो स्कॉलरशिप भी मिलने वाला था, अब तुमने बाल सीधे करवा लिए। अब तुम हम लोगों के लिए किसी काम की नहीं हो। अरे लेकिन हम दोस्त तो है ना, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? हमें तेरे अच्छे और बुरे लगने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों को तेरे बालों से फायदा था, अब वो नहीं है, तो हम तेरे दोस्त भी नहीं है। जा जाकर बाल वापस घुंघराले करके आ, तभी तो हम लोगों की दोस्त बन सकती है। रायना रोते रोते घर आती है और माँ को सारी बात बता देती है। माँ, ला पैसे दे, मैं बाजार जाकर बाल ठीक करा के आती हूँ। लेकिन माँ, मुझे ये बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, काश ये बाल मैं पहले ही सीधे करवा लेती। देख बेटा, पैसे तो मैं तुझे दे दूं, लेकिन वैसे बाल करके तू फिर ऐसे दोस्त बनाएगी जो तेरे साथ मतलब के लिए जुड़े हैं। लेकिन इन बालों में तू ऐसे दोस्त बनाएगी जो तेरे साथ जीवन भर का साथ निभाएंगे। रायना को माँ की बात समझ में आ जाती है। बेटी का फर्ज। प्रताप अपनी लाडली बेटी नेहा के लिए बेटी लेकर उसके पास जाता है और अपनी बेटी से कहता है, अरे मेरी प्यारी सी बच्ची, चलो अपना चांद सा मुखड़ा अपने पापा को दिखाओ। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बेटी लेकर आ गए हैं। चलो चलो जल्दी उठो बेटा। गुड मॉर्निंग पापा, आप कितने अच्छे हैं, रोज मेरे लिए बेटी लेकर आते हैं। चलो उठो, तुम्हें हॉस्टल भी जाना है ना? पापा, कितनी जल्दी छुट्टियां खत्म हो गई, मुझे ना आपको छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा। मुझे पता है बेटा, पर पढ़ाई सबसे पहले। चलो अब जल्दी से उठो, नहीं तो लेट हो जाओगी। और जल्दी से अपनी चाय खत्म करके रेडी होकर नीचे आ जाओ। अपने पापा की हाथ की बनी हुई चाय पीकर नेहा जल्दी से अपने हॉस्टल के लिए रेडी होकर नीचे आती है। पापा के पैर छूती है और गले लगते हुए कहती है, पापा आप भी साथ चलो ना। अब मेरी बच्ची डॉक्टर बनकर ही वापस आएगी, और जब मेरा मन किया करेगा ना, तब मैं तेरे हॉस्टल आ जाऊंगा तुझसे मिलने के लिए, ठीक है? हाँ। इतना कहकर नेहा अपना बैग उठाकर हॉस्टल के लिए निकल जाती है और वहीं अब पढ़ाई करने लग जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात मोहन नाम के लड़के से होती है। मोहन भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा होता है। देखते ही देखते उन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो पूरा समय साथ बिताते, बातें करते रहते। एक दिन नेहा मोहन से कहती है, मोहन, हमें शायद अब नहीं मिलना चाहिए। मैं यहाँ पढ़ाई करने आई थी, लेकिन तुमसे दोस्ती हो गई और हम दोनों की दोस्ती
कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही है। मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। प्लीज तुम भी अपने करियर पर फोकस करो और मुझे भी करने दो। पर नेहा, पढ़ाई से हमारी दोस्ती का क्या लेना देना? हम पढ़ाई कर तो रहे हैं और हमारी दोस्ती एक जगह है। नहीं मोहन, अब हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। नेहा की ये बात सुनकर मोहन चुपचाप वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं, जिसके बाद मोहन नेहा के पास आता है और कहता है, नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाना चाहता हूँ। मोहन मैं क्या नेहा, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, फिर दिक्कत क्या है? मोहन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पहले अपने पापा का सपना पूरा करने आई हूँ और वैसे भी पापा लव मैरिज के अगेंस्ट है। मैं चाहकर भी तुमसे शादी नहीं कर सकती। नेहा, तुम उस चीज की टेंशन मत लो, हम लोग तुम्हारे पापा को मना लेंगे। इतना कहकर मोहन और नेहा अपनी पढ़ाई करने के लिए अपने क्लास में चले जाते हैं। अगले ही दिन नेहा के पिता प्रताप नेहा से मिलने के लिए उसके हॉस्टल आते हैं, जहां वो नेहा को मोहन के साथ देखते हैं और बिना उससे बात किए वहां से चले जाते हैं। घर वापस पहुंचते ही प्रताप मोहन के बारे में सारी जानकारी निकलवाते हैं और प्रताप को नेहा और मोहन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेहा की दोस्त प्रीति नेहा से कहती है, अरे नेहा, मैंने तुम्हारे पिता को देखा था, तुमसे मिलने आए थे क्या? क्या? मेरे पापा यहाँ आए थे और बिना मुझसे मिले चले गए? नेहा को कुछ डाउट होता है। अब 2 दिन बाद नेहा अपने घर जाती है और पापा से मिलती है, जहां उसके पिता उसको देखकर कहते हैं, नेहा, वो लड़का कौन था तेरे साथ? कौन सा लड़का पापा? तुम्हें अच्छे से पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मोहन, कौन है वो? पापा मैं आपको बताने वाली थी। बस नेहा, मैंने तुम्हें इतने नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारी हर इच्छा हर मांग पूरी की, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। जहां बोला उस कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए जमीन आसमान एक कर दिए। किस लिए? ये दिन देखने के लिए। अच्छा हुआ आज तेरी माँ जिंदा नहीं है, अगर वो आज जिंदा होती तो जीते जी मर जाती। काश भगवान, मैं भी ये दिन देखने से पहले मर ही जाता। इतना बोलते ही प्रताप अपने दिल पर हाथ रखकर जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। नेहा अपने पिताजी की ये हालत देखकर जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके पिताजी को दिल का दौरा पड़ा है। ये सुनकर नेहा हक्की बक्की रह जाती है। ये मैंने क्या कर दिया? आज मेरी वजह से पापा जिंदगी और मौत के बीच पहुंच गए। पापा ने माँ और पिता दोनों का फर्ज अच्छे से निभाया और मैं एक अच्छी बेटी भी नहीं बन पाई। अब मैं एक बेटी होने का फर्ज निभाऊंगी। मैं अपना करियर बनाऊंगी और पापा के सपनों को पूरा करूंगी। नेहा अपने पिता प्रताप के पास जाती है। कुछ देर बाद प्रताप को भी होश आ जाता है और नेहा अपने पिता से कहती है, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको खोना नहीं चाहती। मैं वही करूंगी जो आप चाहोगे। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी और एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी। आपको मुझ पर नाज होगा। ये सुनकर प्रताप नेहा को गले से लगा लेता है। इसी तरह 5 साल बीत जाते हैं। अब नेहा एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है और एक अच्छे से बहुत बड़े हॉस्पिटल में काम करने जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक बार फिर से मोहन से होती है। मोहन को देखकर नेहा की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और वो खुद के आंसुओं को रोक नहीं पाती। नेहा को देखकर मोहन उसके पास आता है और कहता है, इतने सालों बाद तुम्हें देखकर अच्छा लगा, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? छोड़कर तो तुम ही गई थी ना। मैं तो आज भी वहीं खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मोहन, मुझे माफ कर दो। उस समय वही हम दोनों के लिए सही था और आज भी मैं तुमसे यही बोल सकती हूँ कि हम कभी एक नहीं हो सकते मोहन। इतना बोलते ही नेहा वहां से चली जाती है और घर जाकर अपनी डायरी में अपनी सारी मन की बातें लिख देती है कि तभी वहां प्रताप आ जाता है। नेहा जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछ लेती है और पिता से कहती है, पापा आप यहाँ? बेटा, तू अब तक हॉस्पिटल नहीं गई?
मैं हॉस्पिटल गई थी पापा, लेकिन कुछ काम याद आ गया इसलिए मैं आ गई। अच्छा मैं चलती हूँ। ये बोलकर नेहा वहाँ से चली जाती है। प्रताप अपनी बेटी की डायरी पढ़ लेता है, जिसके अगले ही दिन वो नेहा की शादी की बात शुरू कर देता है। नेहा भी अपने पापा की खुशी के लिए एक बार भी बिना कोई सवाल किए या लड़के की फोटो देखे बिना शादी के लिए हामी भर देती है। दिन बीतते हैं और शादी हो जाती है। अभी तक भी नेहा ने अपने पति का चेहरा नहीं देखा होता। शादी के बाद ससुराल पहुंचकर जब नेहा अपने कमरे में जाती है तो वहां मोहन को देख हैरान रह जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तुम्हारा घर है? कहीं मेरी शादी तुम्हारे भाई से तो नहीं होगी? मेरा कोई भाई नहीं है नेहा, और रही बात शादी की तो वो मेरी हुई है तुमसे। क्या? ये कैसे हो गया? जिस तरह तुमने अपनी बेटी होने का फर्ज निभाया, उसी तरह जब तुम्हारे पिताजी को पता चला कि हम दोनों आज भी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, तो वो हमारे प्यार के आगे झुक गए और खुद आकर उन्होंने ये रिश्ता पक्का कर दिया और हम दोनों की शादी करवा दी। और तुम्हें कुछ भी नहीं बताने के लिए उनसे मैंने ही कहा था। क्यों, लग गया ना झटका? जिसके बाद नेहा और मोहन हंसने लगते हैं और अब नेहा अपने ससुराल में अपने पति और सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। प्रताप भी अपनी बेटी की खुशी में खुश रहते हैं। बचत वाली बहू। बचत करना और पैसों को बुरे वक्त के लिए जमा रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे किस हद तक करना है, ये सोचने वाली बात है। शिल्पी पड़ोसी शिखा के घर पर है। आय हाय, कितना ठंडा ड्राइंग रूम है तुम लोगों का। मैं तो यहीं दरी बिछाकर लेट रही हूँ। बच्चे स्कूल से आ जाए फिर ही जाऊंगी अपने घर। हाँ हाँ शिल्पी, क्यों नहीं, आराम करो। सब ठीक तो है ना? तुम लोगों के घर का एसी नहीं चल रहा है क्या? अरे नहीं चल रहा है, बस घर में अकेले मन नहीं लगता। बच्चे नहीं है ना, और ये तो गए हैं ऑफिस। खैर, ये शिल्पी का काम था, जहां से जितना बच जाए बचा लेती महीने के अंतिम दिन। वाह, इस बार की गर्मी में 2000 रुपए कम आए हैं। तभी बेटा आता है। माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये पीठ पे देखो ना, छोटे छोटे दाने भी हो गए। अरे, इसे लेकर तुरंत डॉक्टर के पास चलो। ये क्या हो रहा है? घमोरी क्यों हो रही है? और पेट में दर्द भी तो सही बात नहीं है। वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ डॉक्टर बच्चे को देखता है और दवा लिख कर देता है। देखिए, इसे गर्मी से बचाइए। आप लोग तो अच्छे पैसे वाले लगते हैं। घर में ऐसी नहीं है क्या? बच्चे को गर्मी से एलर्जी है। खैर, निकालिए 5000 रुपये और ये दवाई लीजिए। घर आकर शिल्पी को 5000 रुपये खर्च हो जाने की टेंशन हो जाती है। वो सोचने लगती है कि जो पैसे डॉक्टर के क्लिनिक में लग गए, उससे कैसे वापस रिकवर किया जाए। फाइनली चलो जरा बाजार में जाकर कुछ सब्जियां खरीद कर आती हूँ। राशन भी खत्म हो रहा है। भैया, ये चावल कैसे किलो है? मैडम, ये 40 रुपए, ये 50 और ये 70 वाला। अरे बहुत महंगे से हैं, कोई सस्ता सा दिखाओ ना। अरे बस यही है जो है। तभी शिल्पी की नजर पास के बोरे में जाती है, जहाँ कुछ चावल पड़े होते हैं। और ये वाला चावल, ये चावल कैसे दे रहे हो? अरे ये तो 10 रुपए किलो है। पास के गांव के लोग ले जाते हैं, साफ करके जानवरों को खिलाते हैं। ये कीड़े लगे हैं ना, ऊपर से गीले भी हैं और छोटे टुकड़े भी हैं। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, पैक कर दो 5 किलो। दुकानदार करता भी क्या, लाख समझाने पर भी जब शिल्पी नहीं मानी तो उसने वही चावल पैक कर दिया। ओहो, चावल तो सच्ची बहुत खराब है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनको ठीक कर देती हूँ। शाम को पति घर आता है। अरे ये कैसे चावल है यार, गले के नीचे ही नहीं उतर रहा है और पता नहीं क्यों खट्टे भी लग रहे हैं।
वो ना चावल थोड़े सस्ते वाले हैं। वैसे सबने खाया, किसी ने कुछ नहीं कहा। आपको ही पता नहीं सब क्यों खराब लगता है। पति कुछ नहीं कहता, वो भी खा पीकर सो जाता है। लेकिन अचानक, हे भगवान, पेट में दर्द हो रहा है। शिल्पी, क्या हो रहा है? मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। पति फिर उसी डॉक्टर के पास जा पहुंचता है। लगता है आप लोगों ने एसी चलाना शुरू नहीं किया। खैर आइए टेस्ट करते हैं। फिलहाल तो 10,000 देकर आप भर्ती हो जाइए। पति अस्पताल में भर्ती हो जाता है और उसके सारे टेस्ट होते हैं। 3-4 दिन अस्पताल में रहने के बाद जब पति घर आता है तो वो शिल्पी पर जोर से चिल्लाता है। तुमने जो चावल खिलाए थे वो फंगस लगे हुए थे। तुम जानती हो, ऐसा चावल तो जानवरों को भी खाने के लिए नहीं देना चाहिए। अरे कैसी बात कर रहे हो, वो तो जानवरों के लिए ही थे। 10 रुपए किलो। वाह शिल्पी वाह, 10 रुपए बचाने के चक्कर में 10,000 लगवा दिए। अरे डॉक्टरों को पैसा देने से अच्छा है कि खुद अच्छा खाओ। एक दिन शिल्पी सब्जी लेने जाती है। अरे ये टमाटर कैसे दिए? सब्जी वाला, जो कि शिल्पी को पहले से ही जानता था। अरे मैडम, आपका ही इंतजार कर रहे थे। ये लीजिए आपकी सब्जी, पूरी पैक करके रखे है। ये लीजिए आपकी सब्जी का थैला। अरे वाह, कितना दे दूं? अरे देख लीजिए, जो मन करे दे दीजिए। आप नहीं लेती तो मैं उस गाय भैंस को ही दे देता। शिल्पी पर्स से 20 रुपए निकाल कर दे देती है। खुशी खुशी घर आती है और फ्रिज में सारी सब्जियां रख देती है। पति रात को पानी लेने के लिए फ्रिज खोलता है। ओह छी छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। देखो तो कहाँ से आ रही है। वो जैसे ही सब्जियों का पैनल खोलता है और सब्जियां बाहर निकालता है। शिल्पी, ये कैसी सब्जी है? खराब हो रही है, लगता है काफी दिनों से पड़ी है। फेंको इसे। ओ भगवान, ये कैसे खराब हो सकती है? मैं तो आज ही लेकर आई हूँ। जरूर तुमने पैसे बचाने के लिए सस्ते दामों में खरीदी होगी, है ना? आपको कैसे पता? अरे अच्छे से जानता हूँ तुम्हें। आज के बाद घर के खाने पीने का सामान तुम नहीं लाओगी। अब क्या था, बेचारी शिल्पी को समझ में ही नहीं आता कि वो कहाँ से कैसे पैसे बचाएगी। फिर एक दिन, शिल्पी, वो मेरे ऑफिस के कलीग है ना, उसके घर पार्टी है। हम लोगों को भी बुलाया है, साथ चलेंगे। लेकिन मेरे पास तो कोई साड़ी है ही नहीं। अरे तो जाकर ले आओ ना, बाजार कौन सा दूर है। शिल्पी बाजार जाकर साड़ी ले आती है, लेकिन साड़ी होती है बहुत सस्ती। इतनी सस्ती कि शिल्पी जब उसे पहनकर तैयार होती है और पति के सामने आती है। अरे यार, तैयार क्यों नहीं हो रही हो? जानती हो ना समय पर पहुंचना है। जल्दी जाओ, चेंज करके आओ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मजाक करना कोई आपसे सीखे। अरे नई साड़ी तो पहनी है मैंने। खैर, दोनों पार्टी में जाते हैं, जहाँ एक काम वाली शिल्पी के पास आती है। मैडम, ये जो हाथ में झूठा ग्लास है ना, दे दो। बर्तन धोने के लिए ले जा रही हूँ। अरे शिल्पी, आपकी और इस काम वाली की साड़ी तो बिल्कुल एक जैसी है। नहीं नहीं, मेरी साड़ी का कपड़ा थोड़ा ज्यादा अच्छा है। ये वाली भी मिल रही थी लेकिन मैंने ली ही नहीं। क्या फायदा, हल्का कपड़ा जल्दी फट जाता है। ये वाली तो कुछ ज्यादा ही सस्ती है। सभी काम वाली की बात सुनकर शिल्पी पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। दूर खड़ा शिल्पी का पति सबको हंसते हुए देख रहा होता है और काम वाली की साड़ी शिल्पी की साड़ी जैसी ही दिखती है, ये भी देखता है। पार्टी खत्म होने के बाद दोनों घर आते हैं। मैंने क्या कर दिया? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने जरा से पैसे बचाने के चक्कर में कितनी बेइज्जती करवा ली। आज के बाद कभी कंजूसी नहीं करूंगी। चलो, देर आए दुरुस्त आए। बेशरम मॉडर्न सास। गीता एक गांव की लड़की है और उसकी शादी शहर में विपुल से हो जाती है। गीता की सास सविता बहुत पढ़ी लिखी और मॉडर्न महिला है। शादी के कुछ दिन बाद, गीता, तुम आज शाम को तैयार रहना, हम डिनर बाहर ही करेंगे। इसकी क्या जरूरत है जी, मैं घर पर ही खीर पूरी बना लूंगी। अरे नहीं नहीं, खीर पूरी वाला डिनर नहीं, हम कुछ साउथ इंडियन और चाइनीज खाएंगे। ठीक है, मैं तैयार होकर आपसे मिलूंगी।
विपुल अपने ऑफिस चला जाता है। अरे बाप रे, ये क्या खाना होता है? हमारे गांव में तो मैंने कभी ऐसे नाम भी नहीं सुने। चलो शाम को जाकर देख लूंगी। शाम को विपुल आता है और गीता विपुल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। देखो जी, आपके आने से पहले ही मैं तैयार होकर बैठी हूँ। अरे ऐसे कौन तैयार होता है? क्या हुआ जी? मैंने लाल रंग की अच्छी सी साड़ी तो पहनी है, इसमें क्या कमी है? ये सारे बाल तुमने सिंदूर से रंग लिए हैं और इतनी मांग क्यों भरी है? अरे आईने में जाकर अपने होंठ देखो, कैसी लिपस्टिक लगाई है। और ये कपड़े देखो अपने, जाओ जाकर बदल कर आओ। हाँ, तो क्या पहन कर आऊं? जो मर्जी पहन लो। वैसे भी अब मैं कहीं नहीं जा रहा, बना लो यहीं पर खाना। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह विपुल, कल तुम कहीं बाहर जाने वाले थे ना? हाँ, जाने वाला तो था, लेकिन मॉम आपने भी पता नहीं किस गंवार को मेरे साथ बांध दिया है। गुप्ता जी ने बोला था कि बहुत बढ़िया लड़की है, लेकिन ये तो मरा हुआ सांप गले में लटका लिया है। मॉम, मैं मेरे दोस्तों के सामने भी इसे नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर किसी ने इसे देख लिया तो मैं दोबारा मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। ए जी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? पहले तो अपना नाम देखो कि क्या नाम है। इतना ओल्ड नेम, गीता। तो नाम तो बदला भी जा सकता है। मैं तो तुझे ही बदलना चाहती हूँ। मेरा बस चले तो तुझे आज ही बदल दूं। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? अरे चल हट गंवार कहीं की। खबरदार अगर मुझे माँ जी कहा तो। अभी तो मैं इतनी हॉट और जवान हूँ और तूने मुझे बुढ़िया बना दिया। माँ, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, थक गया इससे। विपुल ऑफिस चला जाता है और सविता शाम को अपने कुछ कपड़े गीता को देती है। गीता, आज तुम्हें आखिरी मौका दिया जा रहा है। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। ये कपड़े पहनकर बाहर आ जाओ। ये तो जींस है माँ जी। हाँ तो क्या हुआ, पहन ले। गीता जींस पहन लेती है, लेकिन वो उन कपड़ों में बहुत ज्यादा असहज महसूस करती है। आज मेरे साथ बाहर चल, तुझे शहर के तौर तरीके सिखाऊंगी, लेकिन ध्यान रहे कि जैसा बताऊं ऐसा ही करना है। सविता गीता को लेकर मैकडी पहुंच जाती है और वहां 2 बर्गर मंगाती है। माँ जी, ये क्या है? माँ जी नहीं मॉम, बर्गर है ये, चुपचाप खा लो। मेरी बेइज्जती मत कराओ। और जींस को बार बार पकड़ क्यों रही हो और इस टॉप को नीचे क्यों खींच रही हो? मत करो ऐसा, नहीं तो सब समझेंगे कि तुमने ऐसे कपड़े पहली बार पहने हैं। गीता बर्गर को हाथ से तोड़कर खाने लगती है। सविता गुस्से में वहां से आकर कार में बैठ जाती है। गीता भी पीछे पीछे आती है। मॉम, क्या हुआ? मैंने तो अब कुछ भी नहीं किया है। चुपचाप गाड़ी में आकर बैठ जाओ। सविता गीता को लेकर घर आ जाती है। अगले दिन गीता, मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, तुम किचन में जाकर तैयारियां करो। और भगवान के लिए आज ऐसा कुछ मत करना कि मेरी नाक कटा दो। मैंने भी ये शॉर्ट्स पहने हैं, तुम भी अच्छे कपड़े पहन लेना। सविता के फ्रेंड्स आ जाते हैं और गीता तैयार होकर नाश्ता हाथ में लेकर बाहर आती है। इस कमार ने ये क्या पहन लिया? गीता ने एक शादी वाला लहंगा पहना है और वो उसको संभाल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। सारी फ्रेंड्स हंसने लगती है। सविता ने गीता को कस के 2 थप्पड़ लगा दिए और उसे हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। मैंने आज गीता को उठाकर घर के बाहर फेंक दिया है। अब किसी मॉडर्न, समझदार और पढ़ी लिखी लड़के से शादी कर लो बेटा। यस मॉम, आपने आज सच में बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। मैंने तो न्यूज़पेपर में ऐड भी दे दिया है, पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की शादी के लिए तुरंत संपर्क करे। और माँ, वो खूबसूरत भी तो होनी चाहिए। डियर सन, मैंने उसमें सब कुछ लिख दिया है। सविता और विपुल बहुत खुश होते हैं। न्यूज़पेपर के इश्तिहार के बाद बहुत सारी लड़कियों ने विपुल को कांटेक्ट किया। विपुल, तुझे पूरा 1 महीना हो गया है, इतनी सारी लड़कियां आ रही है, तू किसी को फाइनल पसंद क्यों नहीं कर लेता? मॉम, मैं कुछ बेहतर की तलाश में हूँ। वैसे आप फिक्र ना करो, आज भी एक लड़की मुझसे मिलने आने वाली है।
अगर पसंद आ गई तो मैं उसे घर ले आऊंगा। विपुल लड़की से मिलने चला जाता है। कैफे में विपुल जाकर बैठ जाता है और देखता है कि बहुत ही खूबसूरत लड़की नैना सामने से आ रही है। हेलो। हाय, माई सेल्फ नैना। दोनों खूब सारी बातें करते हैं और विपुल को नैना पसंद आ जाती है। वो उसे घर लेकर आ जाता है। मॉम, जल्दी बाहर आओ। देखो तो, मैं तुम्हारे लिए एक मॉडर्न बहू ले आया हूँ, जो बहू कम आपकी फ्रेंड ज्यादा रहेगी। अरे वाह, तो फाइनली तुझे लड़की पसंद आ ही गई। हाँ मॉम, पसंद क्यों नहीं आती? पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, बाहर घूमने में परफेक्ट है और ड्रेसअप का सलीका भी पता है उसे। तो फिर शादी की तैयारियां शुरू की जाए। ओहो मॉम, मुझे वो सब नहीं करना है। बैंड बाजे एंड ऑल। कोर्ट में चलकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं ना। ठीक है डियर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सविता कोर्ट में ले जाकर विपुल और नैना की शादी करा देती है। शादी के कुछ दिन बाद मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे सारे फ्रेंड बहुत तारीफ करते हैं कि वाइफ बहुत ज्यादा मॉडर्न है। ऐसा लगता है जैसे फॉरेन से आई हो। सिर्फ ये मॉडर्न है, लेकिन इससे कुछ भी काम नहीं आता बेटा। घर का सारा काम मैं करती हूँ, खाना भी मैं बनाती हूँ। ये तो बस मेकअप में ही लगी रहती है। मॉम, आप मेरी नैना के लिए कुछ भी मत बोलिए। अगर उसे खाना बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, फोन चलाना तो आता है। वो स्विगी जोमेटो से खाना ऑर्डर करके भी तो मंगा सकती है। अभी तो बहू को आए 4 दिन भी नहीं हुए हैं और तू है कि उस माता जी के गुणगान गा रहा है, जैसे कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं। तभी नैना वहां आ जाती है। मुझे आज अपने घर जाना है। तो मैं तुम्हारे साथ चलूं क्या? नहीं, मैं खुद कार लेकर चली जाऊंगी। नैना बेटा, मैं सोच रही थी कि हम भी तुम्हारे पेरेंट्स से मिल लेते हैं, क्योंकि आज तक हम मिले ही नहीं हैं। मॉम, मेरे पेरेंट्स से तो आप पहले ही मिल चुके हो। हम कब मिले? मैं गीता हूँ। क्या? क्या? तुम गीता कैसे हो सकती हो? जब माँ ने मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया था, तो मैंने अपनी सारी सेविंग्स को खुद की लर्निंग और मेकओवर पर खर्च कर दी और वापस इस घर में आ गई। आज मेरी आंखें शर्म से झुक रही है। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ वो व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मुझे भी माफ कर दो बेटा। सविता और विपुल अपनी गलती को सुधार लेते हैं और अब गीता को बहुत अच्छे से रखते हैं। कपड़े धोने वाली बहू। शादी के पहले से ही विभा को कपड़े धोने का बड़ा शौक था। कभी नल के नीचे तो कभी तालाब के पास। अरे मेरी नीली वाली लुंगी नहीं दिख रही है। विभा की अम्मा, कहाँ रखी है लुंगी? अरे वो तो विभा ने परसों ही धोकर रखी थी आपकी अलमारी में। देखो वहीं होगी। वो ना मैंने आज धो दी, मुझे लगा कि गंदी हो गई होगी। अरे कैसे गंदी हो गई थी? उसे तो मैंने पहना भी नहीं। हे भगवान, इस लड़की के कपड़े धोने की आदत से परेशान हो गया हूँ मैं। जितना तो घर में राशन नहीं आता, उससे कहीं ज्यादा डिटर्जेंट पाउडर का खर्चा है। इसकी शादी करवा दो, शादी। जाए अपने घर में ही करे काम, फिर चाहे घर के कपड़े धोने हो या पूरे गांव के। हाँ ठीक बोल रही हो। देखता हूँ मैं कोई लड़का। वो दिन भी आ जाता है जब विभा को देखने लड़के वाले आ जाते हैं। लड़की मुझे अच्छी लगी। होने वाली सास कहती है, बेटी अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। वैसे तो हमारी लड़की बहुत ही शर्मीली है, जो बोल दो वो मान लेती है, इसे क्या पूछना होगा। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, मुझे इन लोगों के घर रहना है, सवाल तो कई है। हाँ हाँ बेटा, पूछ लो ना, क्या पूछना है। आप लोगों के घर कपड़े कौन धोता है? सास का मुंह बन जाता है। देखो, अगर तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें कपड़े धोने नहीं आते तो सुन लो, कपड़े मैं ही धोती हूँ, लेकिन तुम्हारे आ जाने के बाद मैं रुमाल तक नहीं धोऊंगी। अरे चुप रहना भाग्यवान, बहू बेचारी घर आई नहीं, उसे डराना शुरू कर दिया। वो क्या है ना बिटिया,
अभी तक तो ये कल्लू की माँ ही धोती थी, लेकिन अब तुम्हारे पापा तो दहेज में वॉशिंग मशीन देंगे ही। तभी विभा की माँ बोल पड़ती है। सवाल भी पूछा तो क्या। वैसे भाई साहब, मशीन की तो फिर भी कपड़े धोने की कैपेसिटी होती है। मतलब जो बिटिया दे रहे हैं ना विभा, इसे कपड़े धोने का बहुत शौक है। ये आप लोगों के क्या, आस पड़ोस गांव मोहल्ले सबके कपड़े धो दे और उफ तक ना करे। बाहर देखा नहीं आपने कितने कपड़े सूख रहे हैं? सब हमारी बिटिया ने ही तो धोए हैं। बस भी करो ना माँ, शर्म आ रही इतनी तारीफ सुनकर। और तो और एक दाग निकाल कर दिखाओ तो मान जाओ। हाँ अच्छा अच्छा, माफ करना बेटा, मैंने गलत समझा। हमें तो रिश्ता बहुत पसंद है। और ऐसे जुड़ जाता है रिश्ता कपड़े धोने का शौक रखने वाली विभा का। उसकी शादी हो जाती है कोयला फैक्ट्री में काम करने वाले कल्लू के साथ। शादी के बाद अचानक विभा चिल्लाती हुई सास के पास आती है। सासू माँ, अरे सासू माँ कहाँ है आप? ये तो धोखा है, धोखा दिया आप लोगों ने मुझे। इसे ससुर के चक्कर के बारे में पता चल गया। अरे तो उसमें तुझे क्यों धोखा मिला है? अरे नल में पानी नहीं आता, कपड़े कैसे कब धुलेंगे? अच्छा अच्छा, तू पानी नहीं आ रहा उसकी बात कर रही है? तो आपने क्या सोचा? कुछ नहीं। अच्छा हाँ, तेरी माँ ने कहा था कि कपड़े धोने का शौक है तुझे, याद आया मुझे। शौक शौक बोलकर कपड़े धोने वाले मेरे जुनून को कम ना आके सासू माँ, कपड़ा धोना मेरा गुरूर है। तभी पति भी वहाँ आ जाता है। अभी अभी मैंने इसे सनी देओल की फिल्म दिखाई है, उसी के डायलॉग मार रही है माँ। अच्छा सुन, साफ साफ बता रही हूँ, पानी सुबह 4 से 6 और शाम को 10 से 12 आता है, समझी? विभा टाइमिंग सुनकर हैरान हो जाती है। ये क्या भूतों का मोहल्ला है? सुबह 4 बजे उठकर कौन कपड़े धोता है? 4 बजे टंकी में पानी जाता है, फिर सारा दिन धोना ना, किसने मना किया? अरे कैसे बात कर रही हैं? 200 लीटर की टंकी में कितने कपड़े धो लूंगी मैं? सुबह ही उठ जाऊंगी मैं। अब क्या था, विभा सुबह 4 से लेकर रात के 12 बजे तक कपड़े ही धोती रहती। एक रोज सास पड़ोस से निकलकर कहीं जा रही होती है कि साथ वाली कहती है, हाँ कल्लू की माँ, जरा ये बताओ कि 2 साड़ी है, 2 ब्लाउज और एक पेटीकोट और एक नाड़े वाला लंबा कच्छा। हाँ तो? अरे तो क्या, कितना लोगी धुलाई ये बताओ। धोबन दिख रहे हैं हम क्या? हमारे पति सरकारी नौकरी से अभी अभी रिटायर हुए हैं और बेटा सुपरवाइजर है कोयला फैक्ट्री में। धोबन समझ रखा है हमें? हाय रे कल्लू की अम्मा, माफ कर दो। वो तो मोहल्ले में यही सब बता रहे थे कि तुमने बहू को कपड़ा धुलवाने के काम में लगा दिया है। सास को पड़ोसन की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो घर पहुंचती है जहां घर के बाहर ही इतने सारे कपड़े सूख रहे होते हैं जितने कि किसी धोबन के घर पर। अरे ओ कल्लू की दुल्हन, बाहर निकल। माँ जी यहीं आ जाओ, बाथरूम में चादर धो रहे हैं हम। अरे अभी हम धोते हैं, तुमको बाहर निकलो। ये आस पड़ोस वाले बोल रहे हैं कि हम बहू से कपड़े धुलवा धुलवा कर उसे कपड़ा धोने वाली बना दिए हैं। अरे छोड़ो ना माँ जी, किन लोगों की बातों में आती हो? आस पास के लोगों का तो काम ही होता है कि वो किसी तरह सास बहू को लड़ा दे। बहू सारे घर के कपड़े धोती है, ये क्या कम है? बोलिए। सास को भी लग जाता है कि वो बहू का ये सनकीपन नहीं छुड़वा सकती, इससे अच्छा है कि खुद ही चुप हो जाए। एक रोज सास और बहू मंदिर जाते हैं, जहाँ सास की साड़ी वहाँ खड़ी भीख मांगने वाली से मिलती है। माँ जी क्या बात है, आपकी साड़ी उस भिखारन से कितनी मिल रही है ना? हाँ हाँ देखो तो, दोनों की साड़ी मिल रही है। क्या बात है कल्लू की अम्मा, तुम खुद को तो अफसर की बीवी बताती हो और ऐसी सिंपल सी प्लेन साड़ी पहनकर घूमती हो। सिंपल और प्लेन नहीं है ये साड़ी। तो क्या सोने के धागे से फूल बने हैं? कुछ भी सासू माँ, कुछ भी। हाँ बने थे इस साड़ी में सोने के धागे से फूल। मेरे पति लेकर आए थे मद्रास से स्पेशली मेरे लिए 10,000 की। ताहे भाई साहब इस भिखारन के लिए भी सेम टू सेम साड़ी लेकर आए होंगे 10,000 की। सास उस वक्त तो कुछ नहीं कहती, लेकिन बहू के साथ घर आती है और अलमारी से एल्बम निकाल कर लाती है। ये साड़ी देख रही है, ये वही साड़ी है जिसे मैंने अभी पहना था। इस साड़ी में ये जो चमकदार फूल दिख रहे हैं ना, ये सोने के धागों से काढ़े गए हैं। लेकिन तू लोकल वॉशिंग मशीन ब्रश से घिस घिस कर सारे फूलों को निकाल कर साड़ी प्लेन कर दी। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। और तो और, जब मैंने तुझे तेरी गलती के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन तूने तो सबके सामने मेरा मजाक ही बना दिया। क्यों? बहू को समझ में आ जाता है कि अब से उसका कपड़े धोना बंद।
अंतरिक्ष में गई सास बहू। मम्मी, आप इतनी अच्छी एस्ट्रोनॉट हो, फिर ये अर्ली रिटायरमेंट क्यों? क्योंकि बचपन से मेरा बस एक ही सपना था, जिसके लिए मैंने लाइफ में बहुत कुछ खोया और छोड़ा। लेकिन अब इस अर्ली रिटायरमेंट के जरिए मैं बस तुम दोनों के साथ और पास रहकर बिना किसी हड़बड़ी की जिंदगी जीना चाहती हूँ। सास की बात सुनकर काजल मुस्कुराकर चली जाती है। उसी शाम ऑफिस से घर वापस आकर अजय अपनी मम्मी के पास बैठता है। मम्मी, क्या हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कोई नया स्पेस मिशन प्लान कर रही है? क्या मिशन है, बताओ ना मम्मी। हे भगवान, शरीर इतना बड़ा हो गया लेकिन दिमाग आज भी बच्चों से गया गुजरा है। घर में आया नहीं कि सवाल शुरू। तो तुम जवाब दे दो ना। मैं क्या जवाब दूं? जैसे तुझे मेरे रिटायरमेंट के बारे में पता ही नहीं। इतने समय से तूने मुझे ऑफिस जाते हुए देखा क्या? फिर मुझे कैसे पता होगा? जा, तेरी पत्नी से पूछ, वो रोज ऑफिस जाती है। माँ की बात पर अजय आवाज लगाकर काजल को बुलाकर वही सवाल उससे भी पूछता है, पर काजल उसका कोई जवाब नहीं देती। और बोलो पत्नी से पूछने के लिए, मैडम जवाब ही नहीं दे रही। सवाल जायज हो तो जवाब मिलेगा ना, तुम्हें अच्छे से पता है। कॉन्फिडेंशियलिटी रूल्स के चलते हम किसी से भी ऑर्गेनाइजेशन और मिशन से रिलेटेड कोई बात नहीं कर सकते। वो तो पता है, लेकिन मुझसे भी छुपाने का मतलब समझ में नहीं आया। वो मम्मी, रिटायरमेंट एप्लीकेशन के बाद से आपने ऑफिस भी आना बंद कर दिया। सबको लगा कि अब आप इंटरेस्टेड नहीं होगी, इसलिए इन्फॉर्म नहीं किया। क्या तुम भी इस मिशन का हिस्सा हो? मैं ही इस मिशन की लीड साइंटिस्ट हूँ। ये हमारा अब तक का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट मिशन है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो दुनिया में हमारे नाम के साथ मेरा प्रमोशन भी पक्का है। काजल की बात सुनकर दोनों माँ बेटे हैरान रह जाते हैं, लेकिन फिर सब साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। अब दिन बीतने लगते हैं। काजल स्पेस मिशन के चलते पहले से ज्यादा बिजी हो जाती है और देर तक ऑफिस में समय बिताने लगती है। कुछ समय तक इसे चुपचाप देखने के बाद एक सुबह बहू को सामने देखकर आखिरकार सास उसे टोक ही देती है। आ रही हो या जा रही हो? भाई, हमें तो तुम्हारी शक्ल देखे लगता है सदियां बीत गई। मैडम कब आती है कब जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। अरे ऐसा कौन सा मिशन है जिसने सुबह रात घर परिवार सब भुला दिया? मिशन तो मैंने भी बहुत देखे हैं और गई भी हूँ, पर ऐसा हाल कभी नहीं हुआ। मम्मी, मैं आपकी चिंता और गुस्सा समझ सकती हूँ, पर ये स्पेस मिशन आज तक के सभी मिशन से बहुत अलग है। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं, ऐसा क्या है इसमें? आई एम सॉरी मम्मी, मैं नहीं बता सकती। भूलो मत, मैंने रिटायरमेंट अप्लाई किया है, लेकिन रिटायर होने में अभी 7 महीने बाकी है, जिसके हिसाब से मैं आज भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ। तो मुझे बताकर तुम कोई रूल नहीं तोड़ रही। मुझे सब याद है मम्मी, और मुझे ये भी पता है कि अगर आप साथ दें तो मिशन के लिए बहुत बड़ी मदद साबित होगी। पर सीनियर्स ने रूल बनाया है कि इस मिशन की इंफॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं के पास होगी जो इसका पार्ट है, और मुझे तो उन्होंने खास अपने पास बुलाकर ये समझाया था। बहू की बात सुनकर सास सोच में पड़ जाती है और अगले दिन खुद भी ऑफिस पहुंच जाती है। ओहो, क्या बात है मैडम, रिटायरमेंट के एप्लीकेशन के बाद तो आपने दर्शन देने भी बंद कर दिए। अरे सर, अगर ईद का चांद रोज निकला करता तो क्या उसका स्वागत इतने जश्न से होता? इस पर सीनियर भी हंसने लगते हैं और दोनों कैबिन में जाकर बैठ जाते हैं, जहां सास बातों बातों में नए स्पेस मिशन के बारे में पूछती हैं। वो उन्हें मिशन के बारे में सब कुछ बताकर तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुला लेते हैं, जिसमें साइंटिस्ट की टीम और काजल के साथ एस्ट्रोनॉट्स की पूरी टीम भी होती है। तो ये है हमारी टीम, जो सब कुछ भूल कर दिन रात इसी मिशन पर काम कर रही है। अगर आप भी हमें ज्वाइन कर ले तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। अगर आप मुझे टीम में चाहते थे तो पहले कांटेक्ट क्यों नहीं किया? आपने स्पेस में ना जाने के फैसले के साथ डेस्क जॉब का भी इनकार कर दिया और अर्ली रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दिया, और फिर पिछले 1 महीने में किसी के साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ। इसलिए हमने सोचा शायद अब आप ब्रेक लेकर इस सब से दूर रहना चाहती हो।
और इसीलिए किसी ने आपको परेशान करना सही नहीं समझा। बात तो आपकी सही है, फिर भी एक सुझाव देना चाहूंगी। ये जो आप कर रहे हो ना, ये मिशन नहीं, साफ सुसाइड है। एक साथ इतने सारे लोगों को स्पेस में 6 महीने रहने के लिए भेजना आसान काम नहीं है। और ये बात मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें सारे कॉन्सिक्वेंसेस, स्पेस नेचर, मिशन की मुश्किल सबका पता है, और ऐसा करने वाले हम पहले नहीं हैं। इसलिए ये भी साबित है कि काम हो सकता है। आप सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए इतने सारे लोगों की जान और मेहनत को दांव पर लगाना चाहते हो, जिसमें सक्सेस रेट भी मुश्किल से 1% है। बहुत देर तक इन्हीं सब बातों पर बहस चलने और काजल की सास उर्फ ऑर्गेनाइजेशन की सबसे एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट को बहुत देर समझाने के बाद भी जब वो राजी नहीं होती, तो ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर्स को उन्हें घर वापस भेजना पड़ता है। लेकिन उसी के बाद से न चाहते हुए भी सास मिशन के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। माँ, जब घर में बैठकर भी मिशन के बारे में ही सोचना है, तो इससे अच्छा है कि वहां जाकर इस सोच के जरिए उनकी मदद ही कर दो। उन्हें ऑफिस में नहीं, स्पेस में जाने के लिए मेरी जरूरत है। वो चाहते हैं कि मैं हेड एस्ट्रोनॉट बनकर बाकी सबके साथ स्पेस में जाऊं। वाओ, रिटायरमेंट से पहले आखिरी असाइनमेंट की तरह इससे अच्छा और क्या हो सकता है माँ? आपको हाँ बोल देना चाहिए। उस टीम में एक मेंबर काजल भी है। अगर हम दोनों ही चले जाएंगे तो तुम अकेले कैसे रहोगे? वहां से जिंदा वापस आने की कोई गारंटी नहीं बेटा। अब भी हमें भेजना चाहते हो क्या? जिस दिन से आपको पहली बार स्पेस में जाते देखा है, तभी से ये डर और पॉजिटिविटी दोनों साथ लेकर जीना सीख गया हूं। आप जाओ माँ, मुझे पूरा भरोसा है आप दोनों वापस भी आओगे और देश के साथ मेरा नाम भी रोशन करोगे। बेटी की बात सुनकर माँ के अंदर हिम्मत आती है और वो एक बार फिर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पहुंच जाती है, जहां उसके फैसले से सब बहुत खुश होते हैं और स्पेस मिशन की तैयारी पहले से ज्यादा जोश में शुरू हो जाती है। कुछ ही समय बाद दोनों सास बहू स्पेस में पहुंच जाती हैं। आखिरकार आज मेरी साइंटिस्ट बहू एस्ट्रोनॉट भी बन गई। सिर्फ स्पेस सूट पहन लेने से कोई एस्ट्रोनॉट नहीं बन जाता। मैं साइंटिस्ट हूँ और उसी में खुश हूँ। अगर मिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो शायद कभी यहाँ आती भी नहीं। इसी तरह दिन पर दिन स्पेस की अनेक मुश्किलें और दिक्कत सहते हुए देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं और नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाते हुए सब सही सलामत अर्थ पर वापस आ जाते हैं, जिसके बाद से दुनिया भर में ये मिशन सास बहू की अंतरिक्ष यात्रा के नाम से मशहूर हो जाता है।